सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर। सर बजट से पहले मैंने आपके साथ बातचीत की थी और लास्ट वक्त में वो बातचीत हुई थी और काफी लोगों ने इस बातचीत को पसंद किया। कई लोगों के कमेंट्स आए मेरे पास कि सर से थोड़ा बात करिए और पूछिए कि क्या जो अब बजट मिला है डिफेंस को वो इनफ है या बहुत कुछ अभी करना बाकी है डिफेंस के लिहाज से। तो इसीलिए सर आज मैंने आपको इनवाइट किया कि मैं आपसे समझूं कि वित्त मंत्री ने जब पिटारा अपना खोला तो डिफेंस के लिए सर उसमें क्या कुछ था और जो बजट मिला है वाकई में इनफ होगा। देखिए राजेश जी, डिफेंस के लिए कभी भी इनफ तो हो नहीं सकता है। ओके सर। समझना ये पड़ेगा कि डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा होती हैं कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश की गवर्नमेंट आप ले लीजिए, वो पूरी तरीके से उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा सकती जी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जब अपना बजट निकालती है तो वो फोकस गवर्नमेंट का कहाँ रहता है? उसका फोकस रहता है लोगों के ऊपर, पॉलिटिकल बेस के ऊपर। जैसे कि इनकम टैक्स का आपने 12 लाख आपने देख लिया कि आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा अप टू 12 लाख। तो इस टाइप का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर और आपकी जीएसटी के ऊपर, आपके जो आपके गुड्स हैं, आपके सर्विसेज हैं, आपके उनके ऊपर, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, इस टाइप के जो सेक्टर्स हैं वो लोगों को ज्यादा अपील करते हैं। डिफेंस सेक्टर एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है और इसीलिए लोगों को इसका ज्यादा एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है। ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो जुड़े हुए हैं डिफेंस के साथ इतने 4 दशक से और अभी भी हम इसको एनालाइज अपना करते रहते हैं, तो हमको एक लोगों के प्रति अवेयरनेस डालनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी कितनी जरूरी होती है और इसीलिए उसके लिए बजट डिफेंस के लिए कितना आपका जरूरत होता है। जी। तो लोग सोचते हैं कि लड़ाई तो होगी नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इतने पैसे क्यों दे रहे हो आप इतना इक्विपमेंट क्यों खरीद रहे हो, लड़ना तो है नहीं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको शांति चाहिए, if you want peace, you have to if you want to invest in peace, then you have to prepare for war. ओके। और लड़ाई, और अगर एक डेटरेंस आप नहीं देंगे दूसरे को, एक दूसरा देश अगर समझेगा कि आपकी फौजें कमजोर हैं, तो उसकी हिमाकत भी बढ़ेगी और वो आपके सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप इसकी जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे या उस तरीके से नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से उसको नुकसान हो सकता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई वांट टू रेज दिस कंसर्न कि आज आपने एक 9.5% इंक्रीज आप लोगों को बता रहे हैं कि आपने डिफेंस बजट को दिया है, फ्रॉम 6.21 या 6.22 लाख करोड़ टू 6.81 लाख करोड़। जी। मैं एक आपके व्यूअर्स के सामने एक पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूं और आप अपना खुद ही डिसाइड करना कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। अब 6.22 आपका बजट एस्टिमेट था, रिवाइज एस्टिमेट में इसको 6.41 लाख करोड़ आपका किया गया। तो रिवाइज एस्टिमेट से मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा क्योंकि पिछले साल आपका जो रिवाइज एस्टिमेट था वही आपका बजट है। जी। बजटरी एस्टिमेट वाला आपका बजट नहीं था, रिवाइज्ड वाला आपका बजट था, वो है 6.41 लाख करोड़। 6.41 लाख और 6.81 लाख में खाली 6% इंक्रीज आता है। ओके। 6% अगर मैं इंक्रीज को मानूं
और इसको मैं इन्फ्लेशन के साथ जोड़ूं, जो आज आपकी इन्फ्लेशन 5% है, तो इसका मतलब कि 5% तो इन्फ्लेशन खा गई इस बजट को। बचा कितना? आपका 1% इंक्रीज। जी। 1% में मैं एक और फैक्टर यहां पे जोड़ना चाहता हूं, वो है डेप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंडियन रूपी। ओके, एग्री। लास्ट ईयर का इंडियन रूपी का अगर आप रेट देखें और इस साल के जो डॉलर के मुताबिक रेट देखें, तो डेप्रिसिएशन हैज बीन अराउंड 4.65%। तो 4.65% अगर आपका डेप्रिसिएशन हुआ है, 82 रुपीज से 86 आपका उसको रुपये की वैल्यू अगर हुई है आज, तो बजट तो आपका कम हो गया। पिछले साल जो आपने दिया था और इस साल आपने दिया है, आपका उससे आपने कम दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसको समझने की बात है, ओके मान लिया कि आपने बजट में ज्यादा हमको दिया नहीं डिफेंस को, क्या आप समझते हैं कि देश की थ्रेट की परसेप्शन कम हो रही है या बढ़ रही है? ये सवाल आपके व्यूअर्स को और सबको देना पड़ेगा। जो बांग्लादेश एक साल पहले हमारा दोस्त माना जाता था, क्या वो हमारा दोस्त है? क्या बांग्लादेश बॉर्डर में थ्रेट हमारा बढ़ा है या कम हुआ है? तीसरा, चाइना जी। तरीके से अपनी बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बना रहा है और तेजी से बना रहा है। क्या आपने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को उतना पैसा दिया है कि वो उसी तेजी और उसी बजट के साथ चाइना का मुकाबला कर सके? देखिए, आपने तकरीबन 640 या 650 आपका करोड़ इंक्रीज किया है खाली। 6,500 करोड़ पिछले बजट में था और जी। 7,100 करोड़ की इस बजट में, जो आपने 600 करोड़ इंक्रीज किया खाली। ये 600 करोड़ में आपने ब्रिजेस बनाने हैं, आपने एमुनिशन का वर्क्स आपने करना है, आपने पासेस बनाने हैं, टनल्स बनाने हैं, आपने एयरफील्ड्स बनाने हैं। ये सारे काम आपके बॉर्डर, और आपने रोड्स बनानी है। तो ये सारे काम के लिए क्या ये बजट सफिशिएंट है? मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो परसों पब्लिश हुआ था, उसमें मुझे उम्मीद थी कि गवर्नमेंट 10,000 करोड़ तक देगा बॉर्डर रोड्स को। ओके सर। पर ये उम्मीद शायद उम्मीद ही रह गई, क्योंकि 7,100 करोड़ के करीब मिला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो बहुत जरूरी है आपके इसको व्यूज को जानना कि हम अगर अपनी फौज को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमको बढ़ाना पड़ेगा। एग्री। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में खाली 8,000 करोड़ का इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब है कि आपको इस बार 1.8 लाख करोड़ मिला है, आपको पिछले साल 1.72 लाख करोड़ मिला था। और इंपॉर्टेंट, आपने पिछले साल 12,500 करोड़ पैसा गवर्नमेंट को वापस किया है। ओके। इसका यह मतलब है कि वो खर्ची 12,500 करोड़ जो आपने वापस किया है, वो उसमें से गवर्नमेंट ने भी आपको इस बजट में दे दिया वो 12,500। तो किसकी अकाउंटेबिलिटी मैं इसको ठहराऊंगा कि आपको जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है, आप उस पैसे को खर्च तक नहीं कर पा रहे। क्या आप इतने इनएफिशिएंट हैं, आपके प्रोसीजर्स इतने खराब हैं कि आप 12,500 करोड़ गवर्नमेंट को लौटा रहे हैं पैसा? ये जानकारी सामने नहीं आती है, काफी चैनल्स में इसको कवर नहीं किया जाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके व्यूअर्स
ये भी जाने कि जो हमारे प्रोसीजर्स हैं जी, जो हमने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 बनाया है और उसके बाद हमने 3-4 अमेंडमेंट्स निकाली उस प्रोसीजर में, क्या वो प्रोसीजर डिलीवर कर रहा है? क्योंकि आपने तो पैसा ही वापस कर दिया। क्या लोग जो मिनिस्ट्री में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी बैठी है, क्या वो इतनी अड़चन डाल रही है प्रोसीजर में कि वो कोई भी प्रपोजल को ओके ही नहीं करती है, 1-1 साल 2-2 साल के बाद ओके करती है? मेरी जानकारी के मुताबिक हर एक टेबल पे जब फाइल वहां पे जाती है तो 3 महीने से ज्यादा लगाती है वहां पे। क्या वजह? तो कौन जिम्मेवार है? उसको अकाउंटेबिलिटी तो उसकी करवाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी आपने उसको, पर उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे हो आप। और ये गाज एक्चुअली गिरनी चाहिए उन लोगों पे वो देश का भला नहीं कर रहे। जी, जो सामान हम खरीद सकते थे 12,500 करोड़ का, वो हम नहीं खरीद पाए। एग्री सर। तीसरा, आपकी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीएसी बोलते हैं, जिसको रक्षा मंत्री चेयर करते हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, रेगुलरली हो रही हैं, प्रपोजल पास किए जा रहे हैं। जो 3 मीटिंग्स हुई हैं पिछले साल सितंबर में, दिसंबर में और फरवरी में, उसमें 2.5 लाख करोड़ वर्थ के प्रोजेक्ट्स आपने क्लियर किए। जब आपके पास पैसा ही नहीं है जी, तो वो प्रोजेक्ट आपके कब रंग लाएंगे? इसको, ये क्वेश्चन है मेरा सामने। जितने भी प्रोजेक्ट्स के आपने प्रपोजल ओके कर दिए, उसके लिए पैसा तो दो। बिल्कुल। 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स आपने ओके किए और आपने पैसा दिया है 1.8 लाख। उसमें से अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा निकाल दो तो आपके पास 1.48 लाख करोड़ ही बचा खर्च करने के लिए। जी, इसका मतलब आपके पास 1 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल है अपनी मॉडर्नाइजेशन को। तो आप अपनी फौज की उस तरीके से मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो ये कैपिटल का आपको पैसा मिला 1.48 लाख करोड़, और उसमें से आपने 75% डोमेस्टिक मींस आपने इंडिजिनस हिंदुस्तान में बना हुआ सामान आप उससे खरीदोगे। जी, तो इसका ये मतलब है कि 1.48 लाख करोड़ आपके पास है, तो इसका 75% 1.11 लाख करोड़ हो गया। अब 1.11 लाख करोड़ में से आपने ये भी फैसला लिया है कि आप प्राइवेट सेक्टर को 25% देंगे और पीएसयूज को और पब्लिक सेक्टर को 75% देंगे। इसका मतलब कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसको 28,000 करोड़ ही मिलेगा। बिल्कुल सर। जबकि प्राइवेट सेक्टर को आपने पिछले साल भी इतना ही, तकरीबन इतना ही पैसा दिया था। प्राइवेट सेक्टर ने आपको 75% आपके एक्सपोर्ट टारगेट्स को मीट किया था। इसका मतलब कि जो आपके एक्सपोर्ट्स होते हैं पूरे साल में, वो 75% प्राइवेट सेक्टर से जाते हैं और 25% आपके पब्लिक सेक्टर से जाते हैं। और आप पैसा पब्लिक सेक्टर को ज्यादा देते हो और पब्लिक सेक्टर को आप 75% पैसा देते हो और 25% एक्सपोर्ट ही देता है आपको। तो क्या आपको लगता नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर का जो हिस्सा है वो 25 से 50% बढ़ा देना चाहिए? और फिर आपने एक एक्सपोर्ट टारगेट 35,000 करोड़ रखा है 2025 का। तो ये एक्सपोर्ट टारगेट आपको कैसे मिलेगा जब अगर आप अपने प्राइवेट सेक्टर को नहीं देंगे? बिकॉज आज जो एफिशिएंसी है, जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर काम करता है उस तरीके से पब्लिक सेक्टर नहीं करता है। आपने एयर चीफ की स्टेटमेंट आपने सुनी है। जी, जी,
कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो उनको तेजास एयरक्राफ्ट दे रहा है, जो एक टारगेट फिक्सेशन कमिटी होती है गवर्नमेंट की और पब्लिक सेक्टर की, और वो आपस में एक टारगेट तय करते हैं कि हर एक साल हम आपको कितने देंगे एयरक्राफ्ट। उस हिसाब से HAL इंडियन एयरफोर्स को नहीं दे रहा है, और इसीलिए हम सुखोई 30 मार्क 1 रशिया से खरीद रहे हैं। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अभी यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रंप ने इनवाइट किया है, और वहां पे डिस्कशन होगा F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का। रशिया के साथ बातचीत चल रही है सुखोई 57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की। इसको क्यों जरूरत पड़ रही है सब करने के लिए? क्योंकि आपका पब्लिक सेक्टर आपको डिलीवर नहीं कर रहा है जिस तरीके से आपको डिलीवर करना चाहिए। और ऊपर से यूक्रेन की लड़ाई, रशिया की लड़ाई, मिडिल ईस्ट में आपका रेड सी में तनाव, आपके ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन रूट्स अफेक्ट हो गए, रशिया से सामान आ नहीं रहा है, आपको स्पेयर पार्ट्स मिल नहीं है रशिया से, आपकी T-72 आपकी T-90 के लिए आपको स्पेयर किट्स चाहिए, आपको वो आपको मिल रही नहीं, टाइम पे नहीं मिल रही है। और आपका एग्जिस्टिंग आपका इक्विपमेंट प्रोफाइल क्या है राजेश जी? 68% विंटेज इक्विपमेंट आप होल्ड करते हैं, ओके, 22% करंट और 10% स्टेट ऑफ द आर्ट। कोई भी अगर हम अपने आप को एक मजबूत फौज अगर हम माने तो 10% स्टेट ऑफ द आर्ट से हम नहीं काम कर सकते। हमको ये 10% 25% तक लेके आना पड़ेगा। ओके, उसके लिए पैसा चाहिए, और अगर आप इसको 25% अगले 5 साल में नहीं लाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बॉर्डर पर आपकी फौज को दुश्मन को चुनौती देने के लिए। बिकॉज अगर दुश्मन के पास आधुनिक वेपन होंगे जी, और आपके पास नहीं होंगे, और आपके पास अगर साइबर और स्पेस में अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, और अगर आपने उसको पैसा नहीं दिया इन्वेस्ट करने के लिए, तो कहां से आएगा? अलादीन का चिराग थोड़ी है आपके पास। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फौजों को कम कर रहे हैं। और अभी मैं अग्निवीर का मुद्दा यहां पे लेना चाहता हूं, मैं इस बजट में लाना नहीं चाहता था इस मुद्दे को आगे। आपने अपनी फौज को 13 लाख से आपको 11 लाख पे इसको ले आए, क्योंकि 2 साल तक कोविड के टाइम आपने रिक्रूटमेंट करी नहीं फौज की। आज आपकी फौज 11 लाख है, और अग्निवीर की जो इनटेक है, जिस आपको इनटेक पे अग्निवीर ले रहे हैं, और 60,000 आपके जवान अब हर एक साल रिटायर होते हैं, और आप 45,000 अग्निवीर ले रहे हैं। इसका मतलब कि एक डेफिशिएंसी आप और आगे पैदा कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में आपकी फौज और 10 लाख पे पहुंच जाएगी। और ऊपर से आपको चुनौतियां आ रही हैं, बांग्लादेश बॉर्डर पे भी आपको फौज चाहिए, आपको म्यांमार बॉर्डर पे भी आपको रखनी पड़ेगी, जो आपको पहले नहीं इसकी जरूरत थी। और चाइना पाकिस्तान तो है ही, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और डोकलाम जैसे आपका भूटान का एरिया भी गर्म हो रहा है, चिकन नेक का एरिया भी गर्म हो रहा है। तो अगर आपके पास फौजें नहीं है, अगर आप उसको कम कर रहे हैं, और अग्निवीर का इंटेक भी आप उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, और जिस हिसाब से आप ये नी जर्क रिएक्शन, नेपाल के साथ आपके रिलेशंस खराब हो गए अग्निवीर की वजह से। जी, नेपाल से भी जवान आ नहीं रहे अग्निवीर ज्वाइन करने के लिए, नेपाल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो आप जो मैं अपील करूंगा, जितने भी प्लानर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, जो देश की नेशनल सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हैं, कैपिटल एक्विजिशन पे जोर देना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जोर देना पड़ेगा। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आपको आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट अपना जो 1 रुपए जब खर्च करती है, उसमें से 8 पैसा डिफेंस पे खर्च हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब इट्स ओनली 8%। जी, डिफेंस को अगर आपने इतनी लो प्रायोरिटी पे लेके आ गए कि 8 पैसा आप 1 रुपए में खर्च कर रहे हैं डिफेंस पे,
तो आई थिंक इट इज कॉज फॉर कंसर्न। अभी मेरा एक आर्टिकल अभी मैंने उसको कंप्लीट किया है, आप उसको कल उसको देखेंगे पब्लिश होते हुए, जो रिएक्शन है मेरा डिफेंस बजट के ऊपर। ओके सर। बिकॉज ये बहुत जरूरी है हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, हम बोल सकते हैं, लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं। यूनिफॉर्म में होते हैं तो हम नहीं कर पाते ये सब। जी जी। इसलिए बहुत जरूरी है कि मीडिया के थ्रू हम फौज की और नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न सामने रखें, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन